नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका अभिवादन है। हम हिंदी साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों पर, विभिन्न कालखंडों और धाराओं पर, रचनाकारों पर चर्चा करते इस श्रृंखला में अग्रसर हैं। आज का विषय है हिंदी का बाल कथा साहित्य, दिशा, दृष्टि और प्रयोग। हिंदी में बाल मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर, बाल चेष्टाओं को केंद्र में रखकर और बाल लीलाओं को केंद्र में रखकर प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन हुआ है। यह केवल कविता में नहीं, गद्य में भी, कहानियों में और तमाम तरह के संस्मरणों में, रेखा चित्रों में, यहाँ तक के बाल मनोविज्ञान के आधार पर बच्चों की मानसिकता को केंद्र में रखते हुए मूल्य विषयक चेतना का संचार करने के लिए तमाम तरह की गद्य पद्य रचनाएं हिंदी साहित्य में लिखी जाती रही हैं। मध्यकाल में तो बाल कृष्ण और बाल राम, इन पर प्रचुर मात्रा में अवधि में, ब्रज में लिखा गया है। बहुत सी लीलाओं को, उनके जन्म को, उनकी क्रीड़ाओं को, उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं को ध्यान में रखकर बहुत से कवियों ने मध्यकाल में या उत्तर मध्यकाल में साहित्य सृजन किया है। किंतु आधुनिक काल में आते आते भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनमें भी हम समय समय पर काव्य में और कथाओं में, कहानियों में, उपन्यासों में, बाल सुलभ उपन्यास भी प्रचुर मात्रा में लिखे गए हैं। नाटक भी बहुत बड़ी संख्या में लिखे भी गए हैं और खेले भी गए हैं, उनका मंचन भी हुआ है। जो पाठ्यचर्याएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें भी बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए पाठ चयन किया जाता है। कभी कभी समसामयिक समस्याओं, चिंताओं, मुद्दों को ध्यान में रखकर बाल साहित्य का सृजन प्रेरणा के साथ तैयार भी कराया जाता है, लिखवाया भी जाता है। और बाल कथाओं की, बाल कविताओं की बहुत सी पत्रिकाएं भी हिंदी जगत में लंबे समय से मिलती रही हैं। बहुत सी पत्रिकाओं ने तो बच्चों के मनोमस्तिष्क में पठनीयता की अभिरुचि जागृत करते हुए जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण किया, चित्रण किया। और चाहे वो कथाएं हों, किस्से हों, रोचक सामग्री हो, इन सब की चर्चा भी बाल साहित्य में होती रही है। तो बाल साहित्य का सृजन, और उसमें भी विशेष रूप से कथा साहित्य यानी कहानी, उपन्यास आदि, इसकी एक सुदीर्घ, एक सशक्त परंपरा हमें भारतेंदु युग से आज तक मिलती है। बहुत सी बाल कथाओं का बाल सुलभ मनोविज्ञान और उसकी प्रेरणा के नाटकों का सृजन भी मौलिक और अनूदित दोनों रूपों में हुआ है। बहुत सी रचनाओं के अनुवाद भी हुए हैं। तो बाल साहित्य विषयक सृजन अखिल भारतीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर लंबी अवधि से, लंबे समय से उपलब्ध है। इसका प्रयोजन मुख्य रूप से यह होता है कि किसी भी राष्ट्र के, समाज के, परिवार के बच्चों के मनोमस्तिष्क में
हम कुछ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का संचार करें, उनकी प्रतिष्ठा और उनका पुनराख्यान करें। एक अच्छा सभ्य नागरिक कैसे बना जाए, उसे अपने कर्तव्य और अधिकारों का बोध कराया जाए और उससे जो अपेक्षाएं हैं समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, उन सब की शिक्षा भी दी जाए। बाल साहित्य वस्तुतः एक प्रकार का शिक्षा साहित्य भी है। वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता, उसमें अनेक उचित उपदेश और संदेश भी समाहित रहते हैं। उसका कारण है कि बच्चे भावी भविष्य के संयोजक, संचालक होते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए वो बच्चे आगे चलकर कर्णधार बनते हैं। इसीलिए बच्चों को किसी भी समाज और देश की बेशकीमती या बहुमूल्य निधि के रूप में देखा जाता है। ये जो बाल मनोविज्ञान है, ये जो बाल हठ है, ये जो बाल चेष्टाएं हैं और बाल सुलभ साहित्य में प्रकट या उद्घाटित जो वात्सल्य भाव है, वो वास्तव में संवेदनाओं को पंख लगाता है। आने वाली पीढ़ी किसी भी समाज, परिवार और देश के लिए उनका आधार स्तंभ भी बनती है। इसलिए ये जो भावी पीढ़ी है, यानी देश के, समाज के जो बच्चे हैं, वो आज भले ही बालक रूप में हमारे बीच विद्यमान हों, उपस्थित हों, किंतु आने वाले समय में वो एक सशक्त आधार स्तंभ के रूप में, राष्ट्र निर्माताओं के रूप में, राष्ट्र की अतुल्य दुर्लभ मनीषा और प्रतिभा के रूप में उपस्थित होंगे, उद्घाटित होंगे और वो समाज, देश और विश्व की सेवा के लिए प्रस्तुत भी होंगे। इसलिए बच्चों के भीतर जो कौशल हैं, उनकी जो मेधा और प्रतिभा है, जो ईश्वर प्रदत्त भी है और जो अभ्यास से, अध्ययन से, संसर्ग से जिसको व्युत्पन्न किया जाता है, जिसको पैदा किया जाता है, जिसको जागृत किया जाता है, जिसको अर्जित किया जाता है, उन प्रतिभाओं को एक मंच मिले, एक आधारशिला के रूप में उन्हें सुख सुविधाएं मिले। इन सब बातों को केंद्र में रखकर बाल साहित्यकार तमाम तरह की साहित्यिक रचनाओं का सृजन करता है। सूरदास का बाल साहित्य देखें, जो मध्यकाल में कृष्ण भक्ति साहित्य परंपरा के प्रवर्तक कवि और आचार्य हैं, या तुलसीदास का बाल रूप उसको देखें, और इसी प्रकार आधुनिक काल में आकर महाकदम का पेड़ अगर ये होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सूरदास यदि कहते हैं कि बालकृष्ण माँ से जिज्ञासापूर्ण पूछते हैं कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी दूर मई दूध पिबत भई ये अबहू है छोटी। या बाल सुलभ संवाद कृष्ण और राधा के, या राम के विषय में तुलसीदास जब ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, इस तरह की परिकल्पना करते हैं, तो इससे ये तो पता लगता है कि भारत भूमि में बाल जीवन का, बच्चों की चेष्टाओं का, मनोभावों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए बच्चों को भारत में भावी
भारत के भावी भविष्य के आधार स्तंभ के रूप में देखा जाता है। मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चों के मनोमस्तिष्क में, उनके हाव भावों में, उनकी मानसिकता और मनोभावों के साथ जुड़े हुए ऐसे अनेक अंकुर, ऐसे अनेक बीज छिपे होते हैं जिनका वपन परिवार के लोग भी करते हैं, शिक्षा जगत में शिक्षक भी करते हैं, और समाज में या राष्ट्र में अनेक ऐसे आदर्श चरित्र, आदर्श पात्र वो भी करते हैं। क्योंकि बच्चे जब इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में, जो राष्ट्र सेवी रहे, जो समाज सेवी रहे, जो वैज्ञानिक रहे, जो लोकहित लोक कल्याण को समर्पित रहे, जो संत रहे, जो ऋषि मुनि रहे, उन सब के चरित्र को, आचरण को, व्यवहार को वो आदर्श मानते हैं, उनका अनुकरण करना चाहते हैं, और परिकर परिवार के लोग, शिक्षा जगत के लोग भी बच्चों के सामने इसी तरह के आदर्श को स्थापित भी करना चाहते हैं। इसलिए बच्चों के मनोमस्तिष्क में एक ऐसे बीज का वपन किया जाता है जो भविष्य में एक महान वृक्ष के रूप में विकसित हो और पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को वह वृक्ष, जो विशाल विराट वृक्ष बने, उससे सुंदर फल मिले, छाया मिले, आश्रय मिले, औषधियाँ मिलें, संरक्षण मिले, और पर्यावरण की दृष्टि से उसका योगदान, क्योंकि हम स्वच्छता को केंद्र में रखकर भी अब बाल साहित्य का सृजन कर रहे हैं। तो ये बात वस्तुतः महत्वपूर्ण है कि बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का शोषण न हो, उन्हें जीवन में अग्रसर होने के यथोचित अवसर प्राप्त हों, उनकी इच्छाओं का दमन ना हो, उन्हें सन्मार्ग पर चलने की विधिवत समय सापेक्ष प्रेरणा मिले, और उनके मनोमस्तिष्क में जिस कौशल को उद्घाटित करने की संकल्प शक्ति हो, सुदीर्घ भावना, सशक्त भावना हो, उसका मान सम्मान हो और उसका मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए हम कहते भी हैं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। ये भी कहते हैं कि पालने में ही बच्चे के जो पूत के जो पाँव हैं वो पहचाने जाते हैं। इसलिए बच्चों को देश का भविष्य, देश के निर्माण का स्तंभ और कर्णधार भी माना जाता है। आज का बालक कल के राष्ट्र का निर्माता भी है। यानी हमारा जो राष्ट्र आज है वह और विकसित हो, विराट हो, आधुनिक हो और लोकहितकारी हो, ऐसे राष्ट्र का निर्माता आज का बच्चा है, आज का बालक है। वह अपनी योग्यता के बल पर समस्त सामाजिक त्रुटियों, दोषों और बुराइयों तथा राष्ट्रीय आपदाओं को दूर करने में सहायक हो, प्रस्तुत हो, संकल्पबद्ध हो, समाज तथा राष्ट्र को एक नई चेतना, एक नई जागरण की भावना प्रदान करे, मार्ग प्रशस्त करे। आने वाले समय में जो पीढ़ियां आएं, जो बच्चे आएं, उनके सामने आदर्श स्थापित करें। इसी दृष्टि से हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश बच्चों को, उनकी महत्ता को रेखांकित करता रहा है।
यह एक अलग चिंता का, दुर्भाग्य का विषय रहा है कि लगभग 77 वर्ष की प्रौढ़ आज़ादी हमने देखने के बाद भी अपने भावी कर्णधारों यानी राष्ट्र के उन बच्चों को जिनका शैशव कोमल है, जिनके पास स्वर्णिम बाल सुलभ चेष्टाएं और मन है, बाल मन बड़ा महत्वपूर्ण है और मधुरतम कैशोर्य है। ये जो किशोर अवस्था है ये युग युगांतर तक स्मरण रहती है। इसलिए हम जितना भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमारा जो बालपन है, हमारा जो बचपन है, वो हमारे मनोमस्तिष्क में स्थायी भाव बनकर रहता है। हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं, हम जब याद करते हैं अपने उस बालपन को, उन चेष्टाओं को, तो हमें बहुत आनंद की अनुभूति भी होती है। किंतु इस सब के बावजूद अनेक कारणों से, क्योंकि हमने लंबे समय तक मुगलों के, अंग्रेज़ों के शासन में कार्य किया, हमें हमारी दृष्टि से, हमारे दर्शन से, हमारी भावनाओं से बच्चों की देखरेख का, उनके विकास का, उन्हें आधुनिकता के तमाम उपकरण उपलब्ध कराने का वो अवसर नहीं मिल पाया। इसलिए जो हमारे देश के बच्चों का शैशव है, जो बाल्य अवस्था है, जो किशोर अवस्था है, उसे वह सब जो आज जिसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं, जिसे साकार होता हम देख रहे हैं, वो सब उन विगत 77 वर्षों में उपलब्ध नहीं हो पाया था। पर अब आत्मनिर्भरता बढ़ी है, आय के साधन बढ़े हैं, जीवन स्तर में सुधार हुआ है, बच्चों की शिक्षा महत्वपूर्ण हो गई है, शिक्षा के साधन, शिक्षा के स्रोत, शिक्षा के लिए विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी, ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और परिवार में पढ़ने लिखने या पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। इसलिए वो बच्चों को शिक्षा की ओर, ज्ञानार्जन की ओर प्रेरित भी कर रहे हैं। तो यही वो समय है कि आने वाले समय में हम राष्ट्र के, आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना करते हुए 1947 में हम आज़ाद हुए, 2047 में जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करें, जिसमें अभी भी लगभग 22 वर्ष का समय बाकी है, तो हम बच्चों के लिए अद्यतन, अधुनातन वैश्विक ज्ञान उपलब्ध करा सकें। हमारी भाषाओं में, हमारी पाठ्यपुस्तकों में, हमारी कथात्मक और काव्यात्मक रचनाओं में, हमारे नाट्य मंचन की दुनिया में ये सब उपलब्ध हो। इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। एक योजना, एक व्यवस्थाबद्ध उद्यान की तरह, एक बाग, एक वाटिका की तरह हम उन बच्चों को, हमारे देश के बालकों को, युवाओं, बच्चों को हम एक इस तरह की आधारशिला प्रदान करें जो तरुण वटवृक्ष का स्वरूप ले पाएं। और बहुत से बच्चे जो अवांछित रूप से जन्म लेते हैं, जो कुकुरमुत्ते की तरह इस समाज में रहते हैं, जो भिक्षा याचन के लिए, जीवन यापन के लिए तमाम तरह की समस्याओं, चुनौतियों का सामना करते हैं, उन सब बच्चों को आत्मनिर्भरता कैसे मिले, वो स्वयंभू कैसे बने, उन्हें अपने जीवन पर, अपने जन्म पर, अपने अवदान और प्रदेय पर गर्व हो। इस तरह के बाल साहित्य का सृजन
इसकी अब आवश्यकता है। वो अपने भीतर जो प्रतिभा है, जो कौशल है, जो अभिरुचि है, जो अध्ययनशीलता की दिशा है, उसका सही सही चयन कर सकें। ऐसे प्रेरक साहित्य की आज आवश्यकता है। शिक्षा की दृष्टि से बालकों के विकास के 3 चरण माने जाते हैं। जब हम बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा भी एक शास्त्र है, शिक्षा भी एक विज्ञान है, और उस शास्त्र और विज्ञान की भी अपनी एक सैद्धांतिकी है। उसमें एक शैशव अवस्था जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, फिर अगले चरण में बाल्य अवस्था, और तीसरे चरण में किशोर अवस्था। शैशव अवस्था अबोधता की अवस्था है, बाल्यावस्था अबोधता से बोध की तरफ चलने की अवस्था है, और किशोरावस्था इस दृष्टि से नाजुक अवस्था है क्योंकि वहां से सही दिशा का चयन, सही दिशा की प्रेरणा बच्चों को घर में, परिवार में, समाज में, शिक्षा स्थलों पर मिलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शैशव अवस्था को बाल मनोवैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था तक बांधा है। यानी जन्म से 6 वर्ष की आयु ये शैशव अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की मानी जाती है, और किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष तक मानी जाती है। अंग्रेजी में यहीं से टीनेज की बात की जाती है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 आदि। ये जो टीन है ये बड़ी नाजुक अवस्था है, इसलिए किशोरावस्था को 12 वर्ष तथा 12 वर्ष के बाद 13 वर्ष से 17 वर्ष तक ये माना जाता है। इस तरह बालक के विकास के इन 3 चरणों या अवस्थाओं में अलग अलग तरह के विशेष प्रकार के लक्षण भी दिखाई देते हैं। यह विकास शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सतत होता है, बराबर होता है। प्रारंभ से शिशु के पास सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती, वह तो जन्मजात प्रवृत्तियों द्वारा ही उत्प्रेरित होता है। उसकी मानसिक क्रियाओं का मुख्य आधार इंद्रियां होती हैं, और लगभग 6 माह की अवस्था में शिशु बोलने का प्रयास करता है। 9-10 माह की अवस्था में वह सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, और 1 वर्ष की आयु के बाद उसकी भाषा और भाषा संबंधी शक्ति तीव्र गति से बढ़ने लगती है। और ऐसा माना भी जाता है कि 6 वर्ष की अवस्था में आते आते शिशु का शब्दकोश लगभग 1500 1560 शब्दों का हो जाता है। तो इस तरह हम देखें कि बाल साहित्य सृजन के मूल में ये तमाम सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन की उपलब्धियां विद्यमान रहती हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।